हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे बेंथम के उपयोगितावादी विचारों के विषय में आलोचकों के क्या विचार हैं उस पर। पिछली क्लासेस में आपने देखा कि कैसे बेंथम ने उपयोगितावादी विचारों को राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनाया, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के साथ, और शासन व्यवस्था, अधिकारों, इन सब की व्याख्या, इन सब का विश्लेषण उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर किया। बहुत व्यवस्थित और तार्किक ढंग से उसने उपयोगितावादी चिंतन को दुनिया के समक्ष रखा, लेकिन आलोचकों की दृष्टि में उसके विचारों में कई कमियां रह गईं, और स्वयं बेंथम का जो शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल था, उसने भी अपने गुरु बेंथम की इस सुखवादी उपयोगितावाद की आलोचना की और उसमें आवश्यक संशोधन करके उसे प्रासंगिक बनाने की कोशिश की। तो देखते हैं कि आलोचकों ने उपयोगितावाद की आलोचना किन आधारों पर की है। तो सबसे पहले आलोचक ये मानते हैं कि बेंथम का जो सुखवादी उपयोगितावाद है, जो भौतिक सुखों पर जोर देता है, वो केवल एक भौतिकवादी दर्शन है, जो केवल भौतिक सुखों को ही जीवन का साध्य मानता है कि मनुष्य जीवन जीता है केवल लौकिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए, यही उसके जीवन का उद्देश्य है। जबकि दार्शनिक क्या कहते हैं, अध्यात्म शास्त्री क्या कहते हैं कि मनुष्य नैतिक जीवन जीना चाहता है। नैतिक जीवन जीना, पारलौकिक जीवन को सुधारना, मोक्ष की प्राप्ति करना, नैतिक मूल्यों के अनुसार जीवन जीना, ये जीवन का लक्ष्य है। अरस्तु ने भी क्या कहा था कि राज्य का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक जीवन की उपलब्धि कराना है, यानी नैतिक जीवन को साध्य माना गया था और अब भी माना जाता है। लेकिन बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो कोरे भौतिक सुख पर आधारित है, और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए अनैतिक कार्यों को करने की भी छूट बेंथम के द्वारा प्रकारांतर से दी गई है। वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को मदिरापान करने में समान आनंद मिलता है तो वो कर सकता है, मदिरापान बुरा नहीं है, बेंथम के इस उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार। लेकिन जो आदर्शवादी विचारक हैं, नैतिकतावादी विचारक हैं, उनकी ये मान्यता है कि ऐसी धारणाएं समाज को नैतिकता विहीन बनाती हैं, नैतिकता विहीन समाज की तरफ ले जाते हैं ऐसे विचार। और इतिहास ऐसे महापुरुषों से भरा पड़ा है जिन्होंने समाज के नैतिक विकास के लिए, अच्छे समाज की स्थापना के लिए अपने निजी भौतिक सुखों का बलिदान कर दिया, जीवन भर उसका बलिदान करते रहे। स्वयं महात्मा गांधी का जीवन इसका प्रमाण है, और गांधी ने कहा भी था कि अच्छे समाज की स्थापना के लिए सज्जन लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। ये वो मूल्य है जो न्यायपूर्ण समाज के लिए उन्हें चुकाना पड़ता है। तो ये कहना कि हर व्यक्ति केवल सुख दुख के भाव से शासित होता है, उसकी हर क्रिया का आधार केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना है, ये उचित नहीं है। ऐसे विचार को अस्वीकार किया गया है आदर्शवादी विचारकों के द्वारा, नैतिकतावादी विचारकों के द्वारा। दूसरे आलोचक ये कहते हैं कि बेंथम यद्यपि सामाजिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि वो कहता है कि व्यक्ति को अपने सुखों के साथ साथ दूसरों के सुखों का भी ध्यान
रखना चाहिए। अपने अधिकारों के साथ-साथ दूसरों के प्रति जो कर्तव्य बनते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, तभी सभी को सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो वो संवेदनशील तो है समाज के प्रति, लेकिन मौलिक रूप से वो व्यक्तिगत संपत्ति का, व्यक्तिगत सुख का समर्थक है और इसी कारण आलोचक उस पर ये आरोप लगाते हैं कि वो भी एक कोरा व्यक्तिवादी विचारक है। वो व्यक्तिवाद जो व्यक्ति की परमाणुवादी धारणा में विश्वास रखता है कि व्यक्ति अकेला ही संपूर्ण है, उसे समाज की जरूरत नहीं है। वो अपने हित को पहचानता है, समाज और राज्य को उसमें हस्तक्षेप करने का, उसे बंधन में डालने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये विचार यानी एक तरफ समाज के प्रति संवेदनशीलता और दूसरी तरफ व्यक्ति के व्यक्तिगत सुखों पर जोर दिए जाने का जो विचार है, वो बेंथम के चिंतन में एक असंगति उत्पन्न करता है और आलोचक कहते हैं कि उसे एक असंगत समष्टिवादी बनाता है, समाजवादी बनाता है। तो इस आधार पर भी आलोचना आलोचकों के द्वारा की गई है। तीसरे आलोचक ये कहते हैं कि बेंथम ने अपने चिंतन में तर्क पर जरूरत से ज्यादा बल दिया है। उसने उपयोगितावाद की व्याख्या तार्किक आधार पर की है, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि अतिशय तार्किकता समाज के लिए अच्छी नहीं होती। भावना का भी उतना ही महत्व है जितना तर्क का महत्व है। और आधुनिक नारीवादी विचारक इस बात पर ज्यादा ही जोर देते हैं कि भावना जिसका प्रतीक महिला है, नारी है, उसका भी उतना ही महत्व है जितना तर्कशीलता का है, जो तार्किकता पुरुषों में दिखाई देती है। तो नाना तर्कों के आधार पर बेंथम ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि सांसारिक सुखों के त्याग का, जो लोग त्याग करने की बात करते हैं, जो सन्यासी होते हैं, त्याग करने की बात कहना एक ढोंग है। यानी सन्यासियों को वो ढोंगी समझते हैं कि बाहरी तौर पर कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि उसे सुख दुख प्रभावित नहीं करते, उसके कार्यों का आधार नहीं बनते, लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्ति सुख की कामना करता है और उसका हर कार्य सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण से प्रेरित होता है। उसने कहा ना कि मनुष्य दो स्वामियों के अधीन है, सुख और दुख। वही उसे निर्देशित करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो तार्किक दृष्टि से बेंथम ने इसे विश्लेषित करने का प्रयास किया कि मनुष्य एक सुखवादी प्राणी है, सुख की आकांक्षा करने वाला प्राणी है, लेकिन उसके तर्क भावना के विरुद्ध हैं। उसने अपने चिंतन में भावना को उतना स्थान प्रदान नहीं किया जितना तर्क को प्रदान किया है। मैकफर्सन जैसे विचारक ने बेंथम के उपयोगितावादी चिंतन में अंतर विरोध की बात कही है। यानी बेंथम के विचार अपने आप में ही विरोधाभासी हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो कहता है कि सुख साध्य है और दूसरी तरफ समानता पर जोर देता है। एक तरफ कहता है कि व्यक्तिगत सुखों को जोड़ते समय प्रत्येक व्यक्ति को एक इकाई माना जाए और किसी को एक से अधिक नहीं माना जाए। दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि व्यक्ति को अपने सुख के साथ दूसरे के सुख का भी ध्यान रखना चाहिए और राजकीय नियमों का आधार, उनके मूल्यांकन का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। आलोचक ये कहते हैं कि उपयोगिता का जो सामान्य नियम है वो ये मानता है कि एक मनुष्य अगर भूखा है तो उसकी भूख की पूर्ति
उसकी संतुष्टि पहली रोटी से ही होती है, दूसरी रोटी से उतनी ज्यादा नहीं होती। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज जितनी ज्यादा होगी, कोई साधन जितना ज्यादा होगा, कोई सुख जितना ज्यादा होगा, उसकी वृद्धि से उतनी ही कम संतुष्टि उसे मिलेगी। इस चीज को बेंथम सही तरीके से व्याख्यायित नहीं कर पाया। वो क्या कहता है कि हर व्यक्ति एक सुख के बाद दूसरा सुख, उस सुख को और ज्यादा तीव्र सुख की प्राप्ति की आकांक्षा उसकी दिनों दिन बढ़ती रहती है, बनती रहती है और उसके प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। लेकिन व्यावहारिकता क्या कहती है कि व्यक्ति, कहते हैं ना कि अटैचमेंट के बाद ही डिटैचमेंट होता है। जब हमें कोई चीज बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाती है तो हम फिर उसकी आकांक्षा नहीं करते, बल्कि उससे हमारा मन हट जाता है। आपने बहुत से ऐसे उदाहरण सुने होंगे कि अरबपति पिता का पुत्र संपत्ति से डिटैच्ड हो गया, सन्यासी बन गया, क्योंकि वो अबंडेंस, वो प्रचुरता उसने शुरू से प्राप्त की। तो यहां पर बेंथम का ये सिद्धांत एक तरह से गलत साबित होता है जब वो कहता है कि सुख की आकांक्षा, भौतिक सुख की आकांक्षा कभी खत्म नहीं होती और वो आजीवन बनी रहती है। व्यक्ति लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। दूसरी तरफ आलोचक ये भी कहते हैं कि दूसरा विरोधाभास बेंथम के चिंतन में क्या देखने को मिलता है कि एक तरफ तो वो लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत का समर्थन करता है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान महत्व दिया जाता है, सभी के लिए समान कानून होते हैं। तो दूसरी तरफ एक उदारवादी के रूप में, एक व्यक्तिवादी के रूप में बाजार अर्थव्यवस्था के पक्ष में वो ये भी प्रतिपादित करता है कि यदि मनुष्य को तो चूज करना पड़े कि समानता प्राप्त की जाए या आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जाए, तो वो आर्थिक स्वतंत्रता को प्रश्रय देगा, क्योंकि ये आर्थिक स्वतंत्रता उसके भौतिक सुख का मार्ग प्रशस्त करती है। तो एक तरफ बेंथम समानता को उचित मानता है, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत मानता है, तो दूसरी तरफ पूंजीवाद के हित में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हित में वो उसका त्याग भी कर देता है। तो सब मिलाकर बेंथम के विचारों में यहां वहां ये विरोधाभास देखने को मिलता है। वो किसी एक सिद्धांत पर टिका हुआ नहीं रहता कि समानता का समर्थन कर रहा है तो समानता को ही प्रश्रय दे, ऐसा नहीं है। सुख को महत्व दे रहा है तो सुख की बात ही करे। वो एक डमाडोल की स्थिति उसके चिंतन में दिखाई देती है, ऐसा आलोचक मानते हैं। अंतर विरोध, स्वयं उसके विचार, उसका एक विचार दूसरे विचार को काटता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह के विरोधाभास की स्थिति उसके चिंतन में देखने को मिलती है। जॉन रॉल्स जो समसामयिक विचारक हैं, उदारतावादी, समतावादी विचारक जिनको कहा जाता है, उन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की है कि इसमें सामूहिक हित की वृद्धि के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान दे दिया जाता है। क्योंकि बेंथम ये कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त किया जाना राज्य का लक्ष्य है, कानून का लक्ष्य है। प्रश्न उठता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही क्यों, सभी का हित क्यों नहीं? अगर अधिकतम व्यक्तियों के सुख की बात करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़े से लोग छूट जाएंगे जिनके सुख पर बेंथम कोई ध्यान नहीं देता है। उसके चिंतन का उद्देश्य क्या है?
समाज के अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल जाए। जबकि जो समाजवादी विचारक हैं वो ये मानते हैं कि सभी को उनके अधिकार मिलने चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुसंख्या को तो न्याय दे दिया जाए, बहुसंख्या को तो सुख और साधन दे दिए जाएं, लेकिन समाज का एक छोटा सा वर्ग उससे वंचित रह जाए। ऐसा करना न्याय के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत है, ऐसा जॉन रॉल्स ने माना और अन्य विचारकों ने भी इस आधार पर बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना की। बेंथम का जो शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल है, उसने उपयोगितावाद की आलोचना इस आधार पर की कि सुख और दुख में सिर्फ मात्रा का अंतर ही नहीं होता, बल्कि गुणात्मक अंतर भी होता है। बेंथम ने कहा था ना कि सुख और दुख मात्रा में कम या अधिक हो सकता है, सुख अच्छा या बुरा नहीं होता। और अगर किसी व्यक्ति को मदिरापान में मिलने वाला सुख समान मात्रा में मिल रहा है और काव्य पाठ से जो सुख मिल रहा है उसकी भी मात्रा समान है, तो दोनों के सुख का समान महत्व है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मदिरा पीना, शराब पीना बुरा है और काव्य पाठ करना अच्छा है। बेंथम की दृष्टि में ये दोनों ही कार्य उचित हैं, अच्छे हैं, अगर इनको करने से संबंधित व्यक्तियों को समान मात्रा में सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि ये शूकरों का दर्शन है। जानवरों के समाज में ही ऐसा हो सकता है, मानवीय समाज में ये आदर्श स्थिति नहीं है, क्योंकि मानव जीवन का, मानवता का लक्ष्य केवल भौतिक सुख की प्राप्ति करना नहीं है और सुख दुख को मात्रा के आधार पर नापकर उसके अनुसार कार्य करना नहीं है। मिल ने क्या कहा कि एक संतुष्ट सूअर होने के बजाय असंतुष्ट मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है और एक असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। जानवर क्या करता है? अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहता है। उसका पेट भर जाए, कहीं शेल्टर मिल जाए उसको और उसका जीवन चलता रहे। उसके जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही है कि किसी तरीके से उसका पेट भर जाए और तन ढक जाए। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं हो सकता। मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे उत्तम प्राणी माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक है, मनुष्य के अंदर भावना है, संवेदनशीलता है। यही चीज उसे अन्य प्राणियों से पृथक बनाती है। अगर मनुष्य को भी सिर्फ सुखवादी मनुष्य बना दिया जाएगा, सुख की चाह रखने वाला मनुष्य, स्वार्थी मनुष्य के रूप में देखा जाएगा, जैसा कि बेंथम कहता है कि हर मनुष्य सिर्फ अपने सुख की कामना से प्रेरित होता है, उसका हर कार्य उसी को ध्यान में रखकर होता है। ऐसा करना मानव समाज को पशु समाज में परिवर्तित करने जैसा होगा। और यहां पर मिल उदाहरण देता है सुकरात का। सुकरात जो प्राचीन यूनान का दार्शनिक था, वो असंतुष्ट था, व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। वो यूनानी व्यवस्था का आलोचक था, लेकिन उसके कार्यों के कारण, उसके विचारों के कारण उसे कष्ट भुगतना पड़ा, भौतिक सुखों से वंचित होना पड़ा। जबकि एक जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके ही वो संतुष्ट रहता है। मिल कहता है कि सभ्यता का विकास
सुकरात जैसे लोगों से होता है, जो निरंतर व्यवस्था में निहित कमियों को ढूंढकर उसे दूर करने में प्रयत्नशील रहते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। और एक मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? सिर्फ अपने ही स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है। दुनिया किसको याद रखती है? इतिहास में किसका नाम होता है? सुकरात जैसे लोगों का नाम होता है, क्योंकि सुकरात जैसे लोग ही समाज को, सभ्यता को विकसित बनाने का कार्य करते हैं। अगर सुकरात ने व्यवस्था के विरुद्ध उंगली ना उठाई होती, अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को महत्व न दिया होता, तो आज जिस लोकतंत्र के युग में हम जी रहे हैं, उस लोकतंत्र में वैचारिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत न बनता। तो हम किसके ऋणी हैं? मानवता किसकी ऋणी है? सुकरात जैसे लोगों की ऋणी है। तो यहां पर बेंथम की आलोचना करते हुए मिल ने कहा कि पशुवत जीवन जीने से अच्छा एक असंतुष्ट मनुष्य होकर जीवन जीना, निरंतर सुधार की, प्रगति की, मानवता के विकास की दिशा में संलग्न होना ज्यादा अच्छा है, बजाय आत्म केंद्रित होकर सिर्फ अपने सुख की कामना करने की। बेंथम ने इसी को प्रोत्साहित किया, यानी मनुष्य को पशुवत जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है बेंथम का चिंतन, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुखों की प्राप्ति की बात करता है, लौकिक सुखों की प्राप्ति की बात करता है। इसके साथ साथ बेंथम ने सुख और दुख में मात्रात्मक अंतर मानते हुए उनकी गणना के लिए जो पद्धति दी, जिसे हेडोनिस्टिक कैलकुलस कहा जाता है, उसकी इस गणना पद्धति की भी आलोचकों ने आलोचना की है और ये कहा है कि सुख और दुख भावनात्मक अनुभव की चीजें हैं और भावनाओं को गणित के समान अंक देकर मात्रात्मक आधार पर नापा नहीं जा सकता। और इसीलिए मैकन जैसे विचारकों ने लिखा कि राजनीति में गणित का प्रयोग उतना ही निरर्थक है जितना गणित में राजनीति का। राजनीतिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, राजनीति की विषय वस्तु मूर्त नहीं होती, व्यक्तिनिष्ठ होती है, सब्जेक्टिव होती है। राजनीति में कार्य करने वाले लोग होते हैं, राजनीति के नियम लोगों पर लागू होते हैं और लोगों का आचरण, लोगों का व्यक्तित्व निरंतर परिवर्तनशील है। उसको समझना इतना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में विभिन्न राजनीतिक समस्याओं की गणना करना गणित के अंकों के आधार पर यह भी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। तो एक सांचे के समान उसने फैल्सिफिक कैलकुलस की कसौटियों को पेश किया कि ये कसौटियां हैं और इसमें किसी कार्य को डाल दिया जाए, उसे माप लिया जाए कि उससे सुख मिलेगा अधिक या दुख मिलेगा। ये व्यवहार में संभव नहीं है, जैसा कि बेंथम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और इसीलिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का जो सिद्धांत है वो सैद्धांतिक दृष्टि से आकर्षक हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि सुख दुख का पता लगाना राज्य के लिए व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सुख और दुख की परिभाषा अलग है।
किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने में सुख मिलता है तो किसी दूसरे को उसी कार्य को करने में दुख की अनुभूति होती है। तो ये व्यावहारिक दृष्टि से बड़ा कठिन है राज्य के लिए कि वो समाज के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों का पता लगा सके और उसके आधार पर कानून निर्माण का कार्य कर सके। तो जब सुख और दुख का पता ही नहीं लगाया जा सकता तो फिर उसके आधार पर कानून निर्माण का कार्य कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से आलोचना की गई आलोचकों के द्वारा। आलोचक ये भी कहते हैं कि ये बहुमत का समर्थन करने वाला सिद्धांत है और अल्पसंख्यकों का दमन होता है इसमें, क्योंकि इसमें समाज के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कही गई है, जबकि न्यायपूर्ण समाज सभी के हित की बात करता है। इसलिए हेलोवल जैसे विचारक कहते हैं कि बेंथम के चिंतन में अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा की गई है। उनके शब्दों में बेंथम के सिद्धांत में अल्पसंख्यक के पास बहुसंख्यक के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं है। ये बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन देने वाला और उसे स्थायी बनाने वाला है। अगर किसी बात को बहुत सारे लोग सही मानते हैं, जायज मानते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात, वो कार्य वास्तव में अच्छा है। हो सकता है कि समाज का एक छोटा सा वर्ग जिन कार्यों को करता है या जिन विचारों को रखता है वो उन लोगों के विचारों से कहीं ज्यादा उपयोगी हो जो बहुसंख्यक लोगों का विचार है। लेकिन लोकतंत्र में जैसा कि हम देखते हैं, और बेंथम ने भी लोकतंत्र को इसी लिहाज से उसका समर्थन किया, उसे अच्छी व्यवस्था माना, क्योंकि उसमें बहुमत का शासन स्थापित होता है। बहुमत के विचार के अनुसार सरकार शासन कार्य का संचालन करती है। लेकिन बहुमत का ये विचार निरंकुश हो सकता है और बहुमत के विचारों के आधार पर कई बार अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अन्याय और अत्याचार सहना पड़ सकता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि बेंथम का अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की धारणा अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात करने वाली होती है। इसके साथ साथ आलोचक ये भी कहते हैं कि बेंथम का ये विचार कि राज्य की आज्ञा का पालन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य द्वारा बनाए गए कानून उपयोगी होते हैं, सुख प्रदान करने वाले होते हैं। आलोचक कहते हैं कि अगर ये मान लिया गया तो समाज में निरंतर अव्यवस्था और अशांति की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या समाज का कोई भी वर्ग आए दिन कानूनों के उपयोगी न होने का तर्क देकर व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ा कर सकता है, उस कानून का विरोध कर सकता है कि राज्य ने जो कानून बनाया है वो हमारे सुख के अगेंस्ट है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। क्योंकि बेंथम भी ये कहता है कि व्यक्ति को न केवल इस बात का अधिकार है बल्कि उसका ये कर्तव्य भी बनता है कि अगर कोई कानून उपयोगी नहीं है, उसके सुख में वृद्धि नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे कानून का विरोध कर सकता है। तो ऐसे विचार जिसमें व्यक्ति को अनुपयोगी कानूनों के विरोध का अधिकार दिया गया हो, ऐसे विचार अराजकता को प्रोत्साहित करने वाले हैं। आए दिन कानूनों के विरोध की स्थिति बनी रहेगी। तो इस आधार पर भी आलोचक आलोचना करते हैं बेंथम के उपयोगितावादी चिंतन की, और विचारक आलोचक उपयोगितावाद को इस आधार पर भी खारिज करते हैं कि इसके द्वारा
एक तरफ तो लोकतंत्र का समर्थन किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो महत्वपूर्ण अधिकार लोकतंत्र में लोगों को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता और समानता, उस अधिकार की उपेक्षा की गई है। क्योंकि बेंथम की दृष्टि में सुख साध्य है, स्वतंत्रता नहीं। सुख की प्राप्ति के लिए अगर स्वतंत्रता का बलिदान भी करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहीं पर उसके शिष्य मिल ने यह संशोधन किया कि जीवन का साध्य स्वतंत्रता है, सुख नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति के पास सारे सुख संसाधन मौजूद होते हैं, लेकिन यदि स्वतंत्रता उसके पास नहीं है, उसको अपने घर से निकलने की छूट नहीं है, अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो असंतुष्ट ही रहता है। तो मिल ने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है, भौतिक सुख की कामना व्यक्ति उतनी नहीं करता जितनी स्वतंत्रता की कामना करता है। और आधुनिक युग में स्वतंत्रता को देवी की तरह पूजा जाता है, स्वतंत्रता को एक देवी माना जाता है। लेकिन बेंथम के चिंतन में इस स्वतंत्रता के अधिकार पर इसको कुंठित करने का प्रयास किया गया है, इसको कोई महत्व प्रदान नहीं किया गया है। और स्वतंत्रता को कुचलने के कारण हेलोवल ने उपयोगितावाद को निरंकुशतावाद के निकट बताया है, क्योंकि निरंकुशतावादी व्यवस्था में ही, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जितनी भी सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो दल की तानाशाही हो या व्यक्ति की तानाशाही हो, वो सब स्वतंत्रता की शत्रु होती है। आप देख रहे हैं चाइना में, बर्मा में कैसे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास व्यवस्था के धारकों के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम बहुत निष्पक्ष भाव से देखें तो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है वो स्वतंत्रता की तरफ ही हुआ है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। चाहे वो व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, राष्ट्र की स्वतंत्रता हो, वर्ग की स्वतंत्रता हो, सभी किस बात के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, क्रांतियां किस बात के लिए हुई हैं, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हुई है। लेकिन बेंथम के चिंतन में इस स्वतंत्रता के अधिकार को कोई महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए हेलोवल ने उपयोगितावाद को निरंकुशतावाद की संज्ञा दी है। आलोचक ये भी कहते हैं कि बेंथम के उपयोगितावादी चिंतन में मौलिकता का भी अभाव है, क्योंकि जो भी विचार बेंथम ने व्यक्त किए वो विचार पहले से मौजूद थे। और इसी स्थिति को इंगित करते हुए वेपर ने लिखा कि बेंथम ने अपने चिंतन में ज्ञान का सिद्धांत लॉक और ह्यूम से, सुख दुख का सिद्धांत हेल्वेटियस से, सहानुभूति और घृणा की धारणा ह्यूम से और उपयोगिता का विचार कई अन्य लेखकों से ग्रहण किया। तो कोई मौलिक विचार नहीं है बेंथम के चिंतन में, और मौलिकता के अभाव में और पक्षपातपूर्ण कल्प विकल्प के कारण उसके सिद्धांत परस्पर विरोधी और भ्रांतिपूर्ण बन जाते हैं। तो इन नाना आधारों पर उपयोगितावाद की आलोचना की गई है। और एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछा जाता है कि बेंथम के उपयोगितावादी चिंतन का मूल्यांकन कीजिए
और जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा उसमें क्या संशोधन किया गया। तो मिल ने ये संशोधन किया कि सुख और दुख में मात्रा का ही अंतर नहीं है बल्कि गुण का भी अंतर है। और दूसरे मिल ने ये कहा कि मात्रात्मक अंतर के साथ गुणात्मक अंतर होने के साथ साथ बेंथम की ये जो बात है कि सुख साध्य है, इस धारणा में मिल ने ये परिवर्तन किया कि सुख नहीं बल्कि स्वतंत्रता साध्य है। स्वतंत्रता मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो भौतिक वाद पर बहुत ज्यादा जोर देने के कारण बेंथम की उसके उपयोगितावाद की, उसके सुखवादी सिद्धांत की आलोचना की गई और नाना व्यावहारिक कारणों से भी उसके चिंतन को अव्यावहारिक निरंकुशतावादी बताने का प्रयास आलोचकों के द्वारा किया गया। लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बावजूद बेंथम का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अपना महत्व है। और ये महत्व इसलिए है क्योंकि उसने उपयोगितावादी चिंतन को, जो पहले बिखरे हुए रूप में था, उसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, उसको दार्शनिक आधार प्रदान किया और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक व्यवस्था का एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया उसने उपयोगितावाद को। तो मैक्सी के शब्दों में कहा जा सकता है कि यद्यपि उपयोगिता का विचार बहुत पुराना और सुपरिचित था, बेंथम ने इसकी खोज नहीं की। इसके तार्किक आधारों को पुष्ट करने के लिए उसने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन उसने तथा उसके शिष्यों ने, जेस मिल, इन्होंने उसे विज्ञान के उपकरणों से सुसज्जित किया तथा उसे उपयोगिता का विलक्षण वेग प्रदान किया। निश्चित रूप से उसने जो हेडोनिस्टिक कैलकुलस की पद्धति पेश की, उस पद्धति ने राजनीति में वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। राजनीति में गणितीय फॉर्मूले कैसे लगाए जा सकते हैं, कैसे उनका प्रयोग कर तथ्यों का विश्लेषण किया जा सकता है और वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है, इस तरफ बेंथम ने राजनीतिक अध्ययनों को दिशा निर्देशित करने का प्रयास किया। और ये प्रयास उसके समय में राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल नया था। यानी उसके समय में राजनीति विज्ञान में ऐसे शोध नहीं होते थे। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस विषय को वैज्ञानिक बनाने पर, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने पर ज्यादा जोर दिया गया। इस वैज्ञानिक पद्धति का दिशा निर्देश बेंथम के द्वारा 19वीं शताब्दी में ही कर दिया गया था। ये उसका अनुपम योगदान है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में। तो ये था बेंथम का उपयोगितावाद।